हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को जिम एक्सरसाइज करना है, अगर वो हार्ट पेशेंट है खासकर, या हार्ट पेशेंट नहीं भी है, सिंपल अगर वर्कआउट करना है तो क्या तरीका है जिससे वो अपने एक्सरसाइजेस को इम्प्रोवाइज कर सकता है, क्या प्रिकॉशंस उसको रखने चाहिए जिससे उसका जिम वर्कआउट इम्प्रोवाइज हो और थोड़ा सेफली भी हो जाए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग का ये कंसर्न काफ़ी हो जाता है कि जिम या ओवर वर्कआउट करने के दौरान या एक्सरसाइज करने के दौरान लोगों की जान का खतरा हो जाता है। तो हार्ट पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ऑब्वियसली जिम के प्रिकॉशंस का हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जिम में या एक्सरसाइजेस के लिए भी ऑलरेडी हमने हार्ट पेशेंट्स में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसके भी वीडियोस किए हैं। तो आज उसके ज़्यादा डिस्कशंस में नहीं जाएंगे, पर ओवरऑल अगर आपको जिम में प्रॉपर वर्कआउट करना है, प्रॉपर हेल्दी वे में वर्कआउट करना है, तो क्या क्या चीज़ों को आप कर सकते हैं जिससे आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा और आपका इंप्रूवमेंट भी अच्छा होगा, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जिम वर्कआउट को इम्प्रूव करना कैसे है। सबसे पहला टिप है कि आपको आपका जो वर्कआउट है उसका एक लॉग मेंटेन करना चाहिए। ये चीज़ वैसे डाइटिंग के लिए भी अच्छी है, ये चीज़ वैसे आपकी सारी एक्टिविटीज़ में एक लॉग मेंटेन करना बहुत अच्छा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी बिजी एक्टिविटीज़ या बिजी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हमका ध्यान नहीं रहता यार कि 7 दिन पहले एक्सरसाइज किया था तो कितना किया था, तब कौन से वेट के साथ किया था, तब कितना रिपीटेशंस किए थे, तो प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। अगर उसका एक ग्राफ मिल जाए या उसका एक चार्ट मिल जाए, एक लॉग रजिस्टर मेंटेन हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हम 1 महीने पहले का, 3 महीने पहले का, 6 महीने पहले का, 1 साल पहले का भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि 1 साल पहले एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी थी, अब कितना है, एक्सरसाइज पहले वेट कितना था, अभी कितना है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी डाइट कैसी थी, अब कैसी है। तो सब चीज़ों को अगर आप प्रॉपर एक चार्टिंग मेंटेन करें तो वो रजिस्टर आपको लॉन्ग टर्म काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी ओवरऑल प्रोग्नोसिस या ओवरऑल एफर्ट टॉलरेंस इंप्रूव करने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि कोई भी अगर आप एक्सरसाइज करें तो उससे पहले वार्म अप सेट्स को मत भूलिए। अगर आपको मसल बिल्डिंग भी करनी है तो मसल बिल्डिंग, मान लीजिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज 50 किलो वेट के साथ करना है तो उससे पहले 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो के वेट के साथ एक एक रेपिटेशन या एक एक सेट्स कर लीजिए, जिसमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस लगभग उतने ही होने चाहिए जितना आप रेगुलर करते हैं। उन वार्म अप सेट्स को आप काउंट मत करिए। मान लीजिए आपको अगर 4 सेट्स 50 केजी वेट के साथ करने हैं, कोई भी एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, अब 50 केजी आर्बिट्रली यूज कर रहा हूँ, आप 20 केजी या 30 केजी जो भी आपको आपकी बॉडी वेट के हिसाब से या आपके टारगेट्स के हिसाब से सूटेबल लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको उस पर्टिकुलर वेट पर आने से पहले आपको 2-3 राउंड्स उससे कम वेट्स के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि आपका स्टैमिना बिल्डिंग कंपैरेटिवली बेटर हो, आपका बॉडी वार्म अप कंपैरेटिवली बेटर हो। तो इससे आपको मसल इंजरी भी कंपैरेटिवली कम होगा, मसल बिल्डिंग भी कंपैरेटिवली बेटर होगा, बॉडी का शेप भी कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा बिल्डअप होगा। तो इसलिए आपको वार्म अप का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और वार्म अप अगर वेट लिफ्टिंग में भी आप कर रहे हैं तो पहले का जो आपका टारगेट है उससे थोड़े कम वेट से करना चाहिए। पहला 24, ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि 3 रेपिटेशन जो आप कर रहे हैं वो 20, 40 और 80% के साथ करना चाहिए। मान लीजिए आपको अगर 100 किलो वजन उठाना है तो पहला एक्सरसाइज आपने 20 किलो के साथ किया, फिर 40 किलो के साथ, फिर 80 किलो के साथ, फिर आप आपके रेगुलर 100 किलो पे आए। ये आप डिवाइड कर सकते हो 20, 40, 80% रूल को यूज़ करके। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइजेस कीजिए जो आपको पूरे बॉडी की सारी मसल्स पर इफेक्टिव हो। ये हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में भी डिस्कशन किया है। कई लोग क्या होता है, एक पर्टिकुलर मसल के पीछे पड़ जाते हैं कि बाइसेप्स बनानी है, मुझे टी शर्ट की फिटिंग अच्छी चाहिए तो मैं बाइसेप्स बनाऊंगा कि ट्राइसेप्स बनाऊंगा कि शोल्डर बनाऊंगा। उसी की एक्सरसाइज डेली वही करने की कोशिश करते हैं, बार बार उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को बार बार करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर मसल बहुत ज़्यादा फटीग या बर्नआउट हो जाती है और बाकी मसल्स में कुछ खास काम ही नहीं होता। तो डिसप्रोपोर्शनेटली आपकी बॉडी बढ़ती है कि एक पर्टिकुलर चेस्ट मसल बहुत बढ़ गई है, बैक पे आपने काम ही नहीं किया, अपर बॉडी पे काम किया तो लोअर बॉडी पे काम ही नहीं किया, बाइसेप्स पे वर्क किया तो ट्राइसेप्स पे नहीं किया। तो इस तरह से आपकी बॉडी बहुत डिसप्रोपोर्शनेटली ग्रो करेगी, आपको हेल्दी एक्सरसाइज करने में मज़ा भी नहीं आएगा, इंजरीज का चांस भी ज़्यादा होगा। तो वर्कआउट्स जो है प्रॉपरली फुल बॉडी वर्कआउट्स वाली एक्सरसाइज को ही ज़्यादा फोकस करें और एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार फुल बॉडी वर्कआउट्स आपको करना चाहिए, जिसमें पूरी बॉडी के ज़्यादातर मसल्स पर आप फोकस करें। इसमें वजन उठाने के लिए डेड लिफ्ट एक्सरसाइज, बेंच पे जो चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं जिसे बेंच प्रेस बोलते हैं, वो एक्सरसाइज अच्छी मानी जाती है। स्क्वाट्स और चिनअप्स, ये 4 एक्सरसाइज के बारे में ऐसा बोला गया है कि इनकी जितने ज़्यादा रिपीटेशंस करें, जितने ज़्यादा सेट्स करें वो अच्छा है। डेड लिफ्ट, चिनअप्स, स्क्वाट्स और बेंच प्रेस, इनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये सारी मसल्स को एक्टिवेट करने में मदद करती है। इवन एब्डोमेन मसल्स के लिए भी अच्छी हैं। तो ये सारी मसल्स आपको एक तरह से पूरी बॉडी को टोन अप करने में मदद करती है। तो इनकी आप ज़्यादा सेट्स करें।
तो अच्छा है। आप इनको वार्मिंग अप या कूल डाउन के टाइम पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको क्या टारगेट है, आपको वो सेट करना है। कई लोग का क्या होता है, लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर मैं मोटा हूं तो मैं मसल बिल्डिंग करूंगा तो मेरा फैट पूरा मसल में कन्वर्ट हो जाएगा। लोग इसी कॉन्सेप्ट में रहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली गलत कॉन्सेप्ट है। या तो आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि मसल बढ़ाना है या वेट रिडक्शन करना है। अगर वेट रिडक्शन करना है तो आपको डाइट पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वेट रिडक्शन में 80% रोल डाइट का होता है, 20% रोल एक्सरसाइज का होता है। उसमें आपको एक्सरसाइज का तरीका अलग तरीके से करना है। अगर आपको मसल मास बढ़ाना है तो उसका तरीका अलग तरह से होगा, उसका डाइट प्लानिंग अलग तरह से होगा। तो आपके गोल्स प्रॉपर्ली डिसाइड कीजिए और उसमें कंफ्यूज मत करिए। अगर आपके गोल्स प्रॉपर्ली आप सेट नहीं करते तो फाइनली आपको टारगेट अचीव करना मुश्किल पड़ेगा। गाइडलाइन जैसा कहती है कि आप ऐसा कर सकते हो कि 6 मंथ्स के लिए एक पर्टिकुलर गोल आपको सेट करना है कि मेरे को मेरा वजन 75 से 70 लाना है, तो ये मेरा 6 मंथ्स का गोल है। उसके बाद आप रीसेट कर सकते हैं कि हाँ मेरा 70 आ गया, अब मेरे को 70 से 65 जाना है, तो उसको सेट करिए। या अब मुझे मसल बिल्डिंग पे फोकस करना है तो उसको ऊपर कीजिए। तो जो आप गोल सेट कर रहे हैं वो 6 मंथ्स एट अ टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, इंट्रा वर्कआउट में आपको कुछ स्वीट्स या कार्बोहाइड्रेट की ड्रिंक या कोई चॉकलेट हाफ वे आपका वर्कआउट जब आपको होता है, यानी 50-60% आपका टाइम कंज्यूम हो गया, उस टाइम पे आपको लेना चाहिए। कई लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, आप इस टाइम पे अगर ज़्यादा कुछ भी खा लोगे तो उससे वजन बढ़ जाएगा और आपको वेट लॉस के लिए अगर करना है तो फायदा नहीं मिलेगा। पर उसका कॉन्ट्री एडवांटेज ये है कि अगर आप उस समय कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी अगर खा लेते हैं या थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो बॉडी को थोड़ा सा ग्लूकोज एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स में एक बार फिर से थोड़ी ताकत आ जाती है, थोड़ी जान आ जाती है। तो आप ज़्यादा रेपिटेशंस कर सकते हैं। कुछ स्टडीज़ ने ये शो किया कि जो लोग इंट्रा वर्कआउट में भी या तो प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं या प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा सेट्स ऑफ एक्सरसाइज कर पाते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो बिल्कुल खाली पेट रहते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद ही खाते हैं। तो आपके नंबर ऑफ सेट्स में भी फर्क पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा प्रोटीन बीच में ले लेते हैं या थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो बॉडी को एक तरह से एनर्जी बूस्टअप मिलेगा। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप जिम कर रहे हो तो किसी पार्टनर के साथ करिए। बहुत सारे केसेस में, इनफैक्ट मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप जिम किसी पार्टनर के साथ करते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप अपने स्पाउस के साथ ही करें या हस्बैंड वाइफ के साथ करें, वाइफ हस्बैंड के साथ करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, किसी कलीग के साथ कर सकते हैं, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो उसके साथ आप जाइए। उसके साथ आप अगर मल्टीपल सेट्स करेंगे तो आपका टाइम पास भी अच्छा होगा, ज़्यादा रेपुटेशन, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर पाओगे। उस दौरान भी जितना आप एक्सरसाइज कर पाओगे वो अच्छा होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पर हाँ, ऑब्वियसली आपको पार्टनर इस तरह का ढूंढना है जो आपको बातों में ना लगा दे। अब ऐसा भी कभी कभी होता है कि सब आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है वहाँ पे जिम पे जिसका फोकस है उतना है ही नहीं जितना आपका है। आपने अपने आप को टारगेट सेट कर रहा है कि मेरे को अपना 5 किलो वजन कम करना है। मान लीजिए आपका पार्टनर ऑलरेडी नॉर्मल वेट है तो उसको खाली टाइम पास कर रहा है, तो वो आपको उतना फोकस करने नहीं देगा। तो वैसा पार्टनर आपको नहीं चाहिए। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपसे भी ज़्यादा अग्रेसिव हो एक्सरसाइज के टर्म्स में, तो आपको वो भी मोटिवेशन देगा, स्टिमुलस देगा, आप ज़्यादा अग्रेसिवली कर पाओगे। आपने अगर ऐसे पार्टनर के साथ किया जो उतना मोटिवेटेड नहीं है, उतना एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, 4 दिन जाता है 5 दिन नहीं जाता है, अगर वैसा कोई एटीट्यूड वाला बंदा है तो डेफिनेटली आपको फायदा के बदले नुकसान होगा। तो पार्टनर सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नेक्स्ट है, रेस्टिंग पीरियड्स थोड़ा रखिए। अगर आपको कोई भी मसल का डैमेज हो गया है, कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई है, तो बीच में थोड़ा रेस्ट पीरियड्स आप ले सकते हैं। ये रेस्टिंग पीरियड करने से आपको कंपेरेटिवली मसल्स को हील होने में भी थोड़ा मदद मिलेगा और आप रीमोटिवेटेड हो जाओगे फिर से काम करने के लिए, फिर से एक्सरसाइज करने के लिए। तो अगर आपका हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन का ब्रेक तो रखना ही चाहिए जो लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग लाइट एक्सरसाइज करते हैं उनको भी ब्रेक जरूरी है, जो हेवी एक्सरसाइज करते हैं उनको एटलीस्ट ब्रेक लेना चाहिए हफ्ते में एक आध दिन। और दूसरा चीज़ ये भी है कि आप एक्सरसाइज के बीच में भी थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। एक्सरसाइज के बीच में भी 3 से 5 मिनट का अगर आप ब्रेक लेते हैं, उस दौरान आप भले म्यूजिक सुन रहे हैं, शावर कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी अगर एक्टिविटी में एंगेज कर रहे हैं बॉडी को, तो उस दौरान आपका मसल का जो लॉस ऑफ एनर्जी जो हुआ है, जो लैक्टिक एसिड भर गया, उसको निकलने का टाइम मिल जाएगा, तो मसल एक बार फिर से रिएक्टिवेट हो जाएगी। तो उसके बाद आप आके एक्सरसाइज और ज़्यादा कर पाएंगे। तो आपका ओवरऑल जितना एनर्जी आपको चाहिए जिम के लिए, जितना एफर्ट आपको करना है, जितना एक्टिविटी आपको करना है, वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिम के हिसाब से डेडिकेटेड वर्कआउट के लिए आपको एक म्यूजिक का प्लेलिस्ट होना चाहिए, उसको आप यूज़ करिए। आजकल तो वैसे बहुत सारे साइट्स है, यूट्यूब प्रीमियर है, यूट्यूब म्यूजिक है,
स्पॉटिफाई है, बहुत सारे चैनल्स है, आपको जिम के लिए अलग से म्यूजिक देते ही हैं। जिम में भी कई बार बने बनाए आपको म्यूजिक के वो मिल जाते हैं और वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा होता है। पर जो म्यूजिक आपको सूट करे उसको हमेशा आप साथ में रखें। म्यूजिक के साथ आपका टाइम भी इन्वॉल्वमेंट अच्छा होगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग भी नहीं होगी और ओवरऑल जितना टाइम आप एक्सरसाइज में स्पेंड कर पाएंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। और थोड़ा सा फास्टर म्यूजिक रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे टाइम पे आप बहुत ज़्यादा पैसिव या गज़लें सुनेंगे या वैसे म्यूजिक सुनेंगे तो बॉडी थोड़ी स्लो एक्टिविटी करेगी। थोड़ा फास्ट म्यूजिक या वर्कआउट रिलेटेड म्यूजिक अलग से आता है, आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको जिम में काम करने में मदद ज़्यादा मिलेगी, आपका एफर्ट टॉलरेंस ज़्यादा इंप्रूव होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, कैफीन पिल्स आप ले सकते हैं। एक कैफीन पिल में लगभग 200 मिलीग्राम कैफीन होता है, या जो कि 3 कप कॉफ़ी के बराबर होता है, 3 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के बराबर होता है। कैफिनेटेड पिल्स भी आती हैं, ये आपकी थोड़ी एपेटाइट को भी सप्रेस करती है, तो आपको फैट लॉस के हिसाब से भी मदद मिलता है। और आपका अगर फैट लॉस का गोल है तो भी आप इनको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बॉडी भी इससे एक्टिवेट होती है और आपका एनर्जी बूस्टिंग करने का भी ये काम करता है। तो अगर आपका जिम कर रहे हो आप, रेगुलर बेसिस पे आप इसको थोड़ा बहुत ले सकते हो, 200 मिलीग्राम एक बार में एनर्जी के लिए आप ले सकते हैं और बॉडी को एक्टिवेट करने के हिसाब से ले सकते हैं, तो आपका कंपेरेटिवली वर्कआउट ज़्यादा बेटर होगा। प्रोटीन पाउडर्स आपको लेना चाहिए। प्रोटीन पाउडर्स में वे प्रोटीन काफ़ी अच्छा है, ऑन एन एवरेज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट स्टैंडर्ड लोग को रिकमेंडेड है। इन्हें 60 केजी वाले आदमी को 60 ग्राम पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। उसमें ज़्यादातर हमारे जो डाइटरी प्रोटीन्स इंडियन डाइट में है, खासकर वेजिटेरियंस के, उसमें 10-15 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन ढूंढना है, अलग अलग तरह के प्रोटीन ढूंढना है। स्प्राउट्स है, सोयाबीन है, मोट मूंग, मूंगफली, अलग अलग तरह की प्रोटीन्स को आपको ढूंढना है, उसको डाइट में इंकॉर्पोरेट करना है, तो कंपेरेटिवली आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप जिम कर रहे हैं तो आपका 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से भी ज़्यादा इंटेक होना चाहिए, 1.2 या 1.3 ग्राम्स होना चाहिए। तो 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको 70 से 80 ग्राम प्रोटीन लेना है, तब आपका बॉडी बिल्डिंग में मदद करेगा। आप क्रिएटिनिन पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। क्रिएटिनिन पाउडर बेसिकली एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह का एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, जिससे कंपेरेटिवली आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और आपका कंपेरेटिवली आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, जिससे आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हो। क्रिएटिनिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आपने लिया तो पाउडर खाने से मसल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपको एक्सरसाइज करने की ताकत देता है, उसके साथ आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो, तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी मसल बनेगी, ये मदद क्रिएटिनिन आपकी करता है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको घर पे बैठ के क्रिएटिनिन पाउडर खा रहे हैं तो उससे मसल बन जाएगी, वैसा नहीं है। जिम के दौरान या जिम से पहले आप अगर क्रिएटिनिन पाउडर ले रहे हैं तो आपको वो एक्सरसाइज करने में मदद करेगा, ज़्यादा रेपिटेशन ऑफ एक्सरसाइज आप कर पाओगे, जिससे आपकी बॉडी जल्दी बनेगी और बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस आपके मसल झेल पाएंगे, तो आपका एफर्ट टॉलरेंस और ज़्यादा इंप्रूव होगा। अगर आप लीन एंड थिन बिल्ट है तो दिन भर में 3 ग्राम क्रिएटिनिन लेना चाहिए। अगर एवरेज बॉडी है तो 4 ग्राम, और अगर आप मस्कुलर हैं तो 5 ग्राम आपको लेना चाहिए। और ऑन एन एवरेज बॉडी के मसल लेवल को सैचुरेट होने में लगभग 3 हफ्ते का टाइम लगता है, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे अगर 3 हफ्ते तक लेते हैं तो आपकी मसल्स में एडिक्वेट स्ट्रेंथ आ जाएगा, और आप उसको रेगुलर बेस पे लेते रहेंगे तो आपको मदद करेगा, आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज करेगा। तो आज के टॉपिक में हमने जिम गोअर्स के बारे में बात की और उनको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए ताकि उनका मसल बने, बॉडी वेट भी प्रॉपर रहे और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ज़्यादा एफिशिएंटली वो जिम का काम कर सके। ये सारी चीज़ें हार्ट पेशेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, और इसमें बहुत सारी टिप्स ऐसी है जो आप रेगुलर या बाकी एक्सरसाइजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो जिम नहीं जाते हैं, दौड़ने भागने का काम भी करते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो उसमें भी आप इनसे चीज़ें को यूज़ कर सकते हैं। यही सारी टिप्स को आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने में भी थोड़ी मदद मिलेगी और आपका मसल बिल्डिंग भी ज़्यादा बेटर होगा, आपका एफर्ट टॉलरेंस ज़्यादा अच्छा इंप्रूव होगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं या कोई यूट्यूब लाइव सेशंस करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, ताकि आप उसमें इन्वॉल्व हो सके और उसका फ़ायदा ले सके। जो लोग ये सारा कंटेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना चाहते, सिर्फ ब्रीफ समरी चाहते हैं, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। आप ये सारे शॉर्ट्स में सारे टॉपिक का 1 मिनट समरी आपको मिल जाएगा ब्रीफ में, आप उसे देख सकते हैं और आपको बेसिक नॉलेज उससे मिल जाएगी। जो लोग हमारे चैनल में इतनी
वीडियोज़ है उसके बीच में उनके मतलब के कौन से टॉपिक्स है उनको ढूंढने में दिक्कत है, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ। आप वो लिंक पर स्पेसिफिक क्लिक करिए तो आपको कौन से टॉपिक पर जाना है या कौन सा आपके मतलब के टॉपिक्स है उसका कंटेंट मिल जाएगा, तो आप स्पेसिफिक वहाँ पे जाकर उसका बेनिफिट ले सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम।